नमस्कार, मैं तुषार वर्मा आपका मेरी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां पढ़ रहा हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक अग्नि समाधि है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में वो आनंद कहाँ, किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धतूरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ। चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का तो होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत, प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे के ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुकीमन रात के 10-11 बजे जाने पर उसे बुलाने आई तो पयाग को प्रत्यक्ष का क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबाने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूं पोंछते थे कि चौकीदार में यदि कोई काम था तो इतना ही, और हर महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौब था। वेतन, पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इस सत्संगों से के पहले यह दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पूर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूत नहीं मारता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता। किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्धम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जन की बात ही क्या, जब महतों को यह रद्दी न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बनती थी, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमंतर होती जा रही थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मणी की भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण, उसकी सेवाशील उतनी तत्पर न थी। वहीं उसकी प्रगल्भता और वाचलता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगाऊं। रुक्मणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते। क्या आजकल कोई बाबा नहीं है, जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो।
अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो ये जवाब देती हो? रुक्मणी तिनक पर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। पयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए तब रुक्मणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी तो मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी अंडे पर नहीं मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लौटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच विरक्त तो नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मणी थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया। पर वह अकेला न था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मणी का कलेजा धक्क से हो गया। वो एक क्षण हत बुद्धि सी खड़ी हो गई, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से नाराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों भी भीड़ छंट गई तो रुक्मणी ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से ले आए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई, घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, तुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ, नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है। चल, मन जिससे मिले वही नहीं है, मन जिससे ना मिले वो पुरानी। ला, कुछ पैसे हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं हो पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन में इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो अपने आप ही काम करने लगेगी। रुक्मणी ने पूरा 1 रुपया लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। पयाग ने चाहे और कोई गुण हो ना हो, यह मानना पड़ेगा कि वो शासक के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मणी अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियाँ तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पाथ कर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हाथ चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वह सौत का कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बहुरिया 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को ही हूँ। गांव भर में रुक्मणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाक पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे भी उब गई हूँ, मुझसे भी कोई काम दिला दो। रुक्मणी ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई हो? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूँ ना। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सीलिया हो गया था। इस वक्त सीलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा में अब उसके लिए असहाय हो रही थी। वो दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मणी बाहर से 4 पैसा लाती है तो घर में मालकिन बनी हुई है। अब सीलिया भी मजदूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, यह बात उसने अब भी उसकी यह बात अब छिपी न थी। जब रुक्मणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने अपने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील को और संकोच का कुछ ऐसा स्वाग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हुआ कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसने सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मणी ने बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था।
उसे आश्चर्य हुआ कि सीलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सीलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुमने तुझसे कितने पीसने को कहा? किसका अनाज पीस रही है? सीलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर झुमर भी नहीं सही जाती क्या? लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक जाऊँ खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए हैं। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूँ है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सीलिया ने रुक्मणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोला, पैसे क्यों ना देंगे? कुछ बिगाड़ करती हूँ क्या? तू ना मानेगी, तुम्हारी लौंडी बनकर न रहूंगी। यह तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म पर बहुरिया भी बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सीलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौकी बर्तन झाड़ू भरा, रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथ में कट्टे पड़ गए हैं। मुझसे अब सारा काम ना होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मणी कर लेगी। रुक्मणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सीलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐसा करने जाती हूँ? सीलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सीलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीसकर उठी तो औरों के हाथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्टा उठाए ना उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा बाजार 12 आने का बिका। सीलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मणी ने समझ रखा था कि सीलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन फिर बाजार से बाजार जाने लगेगी। फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देख तो आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लग गया। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयस्सर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वो बाहर जाने लगा तो सीलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सीलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग उसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसे ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़ी है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए है? अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मणी घर का काम करेगी। रुक्मणी और सीलिया में संग्राम चढ़ गया। सीलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाने रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर में सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहां से लौटकर भी वो बेकार न बैठती, कभी सन काटती कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सीलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसम जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतिभागियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सीलिया घास लेकर लौटी तो पसीने में तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर तालाब में नहाने चली गई। रुक्मणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसियों के घर में छिपा दी और कट्टे को ढीला करके बराबर कर दिया। सीलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मणी से पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सीलिया ने गालियां देना शुरू की। जिसने भी मेरी घास ली उसकी देह में कीड़े पड़े और बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाए। रुक्मणी कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। जल्लाकर उठी और सीलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए।
सीलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सीलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी को आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है, इतने सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती, इन कारणों से उसे पड़ोसियों की सहानुभूतियों से वंचित कर दिया था। सब उसी को बड़ा भुला कहने लगी। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उद्यम मचा डाला, इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है, घास ना हुई सोना हुआ। तभी तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले लिया है तो गांव घर ही का है, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी, पड़ोसियों को ही तो दी ना। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका मंदा लौटा तो सीलिया ने बोला, लाकर कुछ पैसे दे दे, तो दम लगा रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। सीलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। पयाग ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है, कहीं गमी तो नहीं हो गई, नहर से कोई आदमी तो नहीं आया, अब तक घर में मेरा रहना ना होगा, अब इस घर में रहना ना होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, क्या हुआ, गांव में किसी ने गाली दी, किसी ने गाली बोली, घर फूंक दूं, उसका चालान करवा दूं। सीलिया ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, जलाया हुआ था। वो कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मणी पानी भरने गई थी, वो अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर फूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला जाकर मारता था, यहाँ तक कि रुक्मणी के घुटने फूट गए, चूड़ियाँ टूट गई। सीलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी, औरत काहे को डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मणी उसकी बातों को नहीं मानती थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मणी की जबान न थकी। बस यही रट लगी थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रहकर क्रोध में तिलमिला उठता और आकर 2-4 लाते जमा देता, पर रुक्मणी को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से ही ना हिलती थी। सिर का बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि में प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मणी उठकर एक और निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सीलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते भी देखा पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माद में ही वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल देता था और रात को खा पी कर रात चिलम और तमाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैये में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मणी की राह देखी। फिर समझकर कि शायद किसी पड़ोसी के घर सो रही होगी, उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला, माफ़ कीजिएगा, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मणी आए तो खोल लेना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया है, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसा आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से कभी न छुआ। कहीं बूढ़ धंस न मरी हो तो कल आफत आ जाए। सीलिया बोली, न जाने वो आएगी कि नहीं, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है? फिर रुक्मणी तो आती ही होगी। सीलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। पयाग हारे की ओर चला। चरस की तरंग में यह भजन गाता था। सहसा सिवाने पर पहुंचते उसने देखा कि सामने हार में किसी में आग जलाई है। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने
अपनी आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैये में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी। मड़ैये के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी हुई थी। रात में भी उसका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती ही जा रही थी। अब विलंब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहाबंद लाठी उठाकर रखकर बेतहाशा मड़ैये की तरफ दौड़ा। मेड़ों में जाने के चक्कर में था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रतीक्षित प्रतीक्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जा रही थी और पयाग के गांव में पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था, पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मड़ैये पर लगी हुई थी, दाहिने बाएं से, और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़ैये के पास जा पहुंचा। मड़ैये के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की बात ही और थी। पयाग का संदेह रुकमनी हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठी मारती, धक्का धक्का करती, कहीं दाहिनी और लपटती और कहीं बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची तब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे, लाठी से पीट कर बुझाने को गौण था। वह तो नीरी मूर्खता थी। फिर क्या हो, फसल जल गई तो वह किसी को मुंह दिखा ना सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। गवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारी कि आग के अंदर मड़ैये के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैये को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कि अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इतना भी ज्ञान न होता था। एक बार फिर मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न थी। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैये का वह केंद्र भाग जहाँ लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठा लिया था न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सिर पर खेल रही है और गांव पकी फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे की ओर फिर गया और वही दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने लग रहा था। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, 2 फरलांग की कसर और है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची। तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत ही और रह गए। सर्वनाश। लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैये नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं है। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग, इधर नरक। मगर वो मड़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राण का मोह नहीं। वह उसे जलती हुई आग को सर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पांव लड़खड़ा है। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ी हुई पयाग के पास पहुंची। यह रुक्मणी थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाया और जलती हुई मड़ैया को नीचे पहुंचकर उसके दोनों हाथों पर ले लिया।
उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिणी उसके अलाव के लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसका हाथ जल गया, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुधी भी न थी कि मड़ैये के बाहर निकल आए। वो मड़ैये को लिए हुए गिर पड़ी। उसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मिणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर में आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह का पार ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जला लिया था, जो कुछ कसर थी वो शोकाग्नि ने पूरी कर दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। एक नई कहानी लेके आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।